तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड सानू फाउंडर ऑफ फ्लेम। सो एग्जाम हमारे क्लैट एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, राइट? और एग्जाम जिस नजदीक आ रही है, धड़कनें तेज हो जाती है और कंसर्न होता है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। फिर जो साल भर का जो मेहनत होता है उस पर सेल्फ डाउट भी आता है कि भाई ठीक से किए हैं तैयारी की नहीं किए हैं, या यू नो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बट एनी कम्पिटिटिव पेपर एक अपने स्ट्रैटेजी से ही बीट होती है। फॉर एनी कम्पिटिटिव पेपर स्ट्रैटेजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर क्लैट एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पेपर है, और जब हम अनप्रिडिक्टेबल पेपर की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ लास्ट के टाइम में, ताकि आप समझो कि स्ट्रैटेजी कितना इंपॉर्टेंट है लास्ट के टाइम में। मोटिवेशन हर कोई है देगा, आपके माँ बाप दे रहे हैं, आपके मेंटर्स दे रहे हैं, पूरी दुनिया देगी आपको एक टाइम ऑफ मोटिवेशन। बट सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा अगर हम स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं तो, है ना। मोटिवेशन ठीक है, साल भर की तैयारी है, कैसा रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट के दिन पर देखेंगे, कैसा रिजल्ट आया अच्छा नहीं आया। मेरे मुताबिक कि जब तक पेपर खत्म नहीं हुआ, जब तक शाम के 4 नहीं बजे 3 दिसंबर तक, तब तक हम गेम में हैं। तब तक हम इस कंपटीशन को निकाल सकते हैं। 4 बजे के बाद हम देख लेंगे कैसा गया कैसा नहीं गया, रिजल्ट आएगा देख लेंगे। फिर हम बात कर लेंगे कि अगर क्लैट नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर अगर नहीं हुआ तो, बट अभी जो तैयारी की है ना, उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करो कि जो तुमने साल भर मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है, 4 महीने 3 महीने मेहनत की है, उसको लास्ट डे पर एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। कोई नहीं पूछने वाला है कि तुमने 2 साल तैयारी की है या तुमने 2 महीने तैयारी की है। अगर तुमने निकाला है तो ठीक है, नहीं निकाला है तो वो भी ठीक है। लेकिन हमेशा मैं कह रहा हूँ कि सक्सेस एंड मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फेनेज। सक्सेस होगा तो सब लोग कहेंगे कि मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है, सब लोग अच्छा किया अच्छा किया। अच्छे से नहीं निकलेगा तो लोग कहेंगे कि नहीं यार नहीं पढ़ा था, नहीं यार नहीं ध्यान दिया, कुछ कमी रह गई। सेल्फ डाउट आता है अपने आप अंदर। तो पहला काम है कि अभी लास्ट टाइम पर हमें कहीं ना कहीं इस बात को बहुत क्लियर लेकर चलना है कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं आज क्लैट एक मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पेपर, तो भाई ये अनप्रिडिक्टेबल क्यों है और क्या क्या अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ सकती है इस पेपर में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो मेरा काम है कि भाई जो मेरे पास 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस है इस जर्नी में, तो मेरा काम है कि मैं आपको बता पाऊं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज है पेपर को अनप्रिडिक्टेबल बनाने में और कहाँ अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ सकती है। सेकंड, पेपर डी डे पर कैसा आ रहा है, उस टाइम पर हम स्ट्रेटेजी क्या बनाकर चले, हमारी माइंडसेट क्या होती है। माइंडसेट आपकी आज है, आप एक बना कर जा रहे हो, यार वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे फोड़ना है, सेल्फ डाउट में हो पता नहीं कैसा होगा, या कोई भी तुम्हारी अभी की माइंडसेट होगी। बट ऑन द डी डे तुम्हारा क्या माइंडसेट होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डी डे के बाद क्या माइंडसेट रहेगा उसके ऊपर अलग से बात कर लेंगे। लेकिन आज के जो पूरा का पूरा जो ये जो मेरा जो सेशन है वो इसी के ऊपर है कि डी डे पर मेंटलिटी क्या होती है। क्योंकि मैंने देख रखा है कि 2 महीने 3 महीने में लोग तैयारी करके फोड़ दिए पूरे पेपर को। 1 साल तैयारी करने के बाद भी बहुतों का नहीं हो पाया, लेकिन जो 4 महीने तैयारी किया, 2 साल तैयारी किया, 1.5 साल तैयारी किया, उसका हो गया। 1 साल वाले का भी हो गया। लेकिन डी डे पर मैंने देखा कि जो डी डे पर जो कराया वही इस एग्जाम को निकाल ले पाया। तो पहला बात है कि कंसोर्टियम ने इस बार 120 क्वेश्चन कर दिया है। पहले देखो यार, एक बहुत क्लियर है कि हम डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं, स्टैटिक्स के ऊपर बात करेंगे। ताकि कोई भी एग्जाम में ना स्ट्रेटेजी स्टैटिक से ही बनती है, हमारे अपने मॉक स्कोर के एनालिसिस से ही बनती है। स्कोर के बीच में जो बैंडविड्थ है, जो हमारे एक्चुअल अटेम्प्ट आए हैं मॉक में और एक्चुअल स्कोर आया है, उसका जो बैंडविड्थ है वो हमें कुछ ना कुछ एनालिसिस दिखा रहा है। ऑल इंडिया मॉक जो तमाम इंस्टीट्यूट की हुई, फ्लेम्स की हुई, उसमें जो रैंकिंग आ रही है वो हमें रैंकिंग क्या दिखा रही है, वो हमें क्या दिखा रहा है कि मैक्सिमम बच्चे कहाँ पर हैं। तो ऑल इंडिया मॉक किसी भी इंस्टीट्यूट का है, वो फ्लेम्स का है या एक्स है या वाई का है, हर की जो रैंक लिस्ट आई है उस रैंक लिस्ट पे मैक्सिमम बच्चे कहाँ पर हैं वो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। हमें एग्जामिनेशन में हमें अपनी एक सीट चाहिए, लेकिन हमें अपने कंपटीटर को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उस पर्सपेक्टिव से भी आज वीडियो में बात करेंगे। तो पहली बात है कि भाई एग्जाम किस किस तरह से अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो हमें ध्यान में रखनी है डी डे के पहले, ताकि अगर वो चीज दिखे तो ध्यान रखना पड़े। पहला बात तो एग्जाम जब कॉम्पिटिटिव होता है तो ये सिलेक्शन लेने के लिए नहीं, बच्चों को ट्रैप में फंसाने के लिए, उनका टाइम वेस्ट करने के लिए होता है, ताकि कंपटीशन घटते जाए और जो फ्रेश बटर बच्चे हैं, जो अच्छा लिटरली उस दिन किए हैं, वही सिलेक्शन ले पाए, जो प्रेशर को हैंडल कर पाए, जो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे पाए। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट पेपर। जहां पर स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी तो मुश्किलें और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई क्लैट कंसोर्टियम क्या क्या अनप्रिडिक्टेबल कर सकता है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई होप दैट स्क्रीन वुड बी विजिबल टू एवरीवन, राइट? तो स्क्रीन विजिबल है। पहली बात है क्लैट, राइट? अगर हम हमारे पास 3 4 सालों के ऑफिशियल पेपर हैं, जो कि है 2019 के बाद से हम बात करें तो, ज्यादातर बात करें तो 2021 हुआ, 22 हुआ, या 2023 हुआ, 2021 22 2023, ये हमारे पास ऑफिशियल पेपर हैं जो हमें एनालिसिस करने में मदद करेंगे। दूसरी बात है कि इस बार हम 2024 पे जा रहे हैं, बट कुछ चेंजेस के साथ। वो है 120 क्वेश्चन और 120 मिनट। पहले क्या था, 150 क्वेश्चन था। 2019 में क्या था, 200 क्वेश्चन हैं। तो पैटर्न में चेंजेस आया। पहले क्या था कि 150 क्वेश्चन थे और 120 मिनट्स थे। पहले क्वेश्चन ज्यादा थे, टाइमिंग कम थी, मतलब कि हर क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा था। इस बार 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है। तो समझो कि कंसोर्टियम जो है, जो कंसोर्टियम है,
वो क्या बनाएगा इस बार? क्योंकि यार कंपटीशन का लेवल टफ हो जाएगा, क्योंकि 120 आउट ऑफ 1 में तब बच्चों को, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम ज्यादा है। तो ट्रैप क्या बना सकते हैं हम लोग, ट्रैप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखो ट्रैप कहाँ कहाँ बनेगा, और इसी प्रोसेस पे हम अगर तैयार रहे, अगर हम ये बात को लेकर चले कि ट्रैप कहाँ हो सकती है, तो शायद हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। यही एक अच्छी रैंकर और एक अच्छी स्टूडेंट की निशानी है कि वो कंसोर्टियम के ही माइंडसेट को समझे लास्ट के डी में, कि वो कहाँ कहाँ ट्रैप डाल सकते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ कि भाई 120 क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम है कि जब आप मॉक को ओपन करेंगे उस दिन डी डे पर, जब आप पेपर को अपने ओपन करेंगे या पेपर को अपने ओपन करेंगे, तो पेपर के सेकंड पेज में आपको कुछ नंबरिंग दिखाई देगी कि आरसी किस किस क्वेश्चन नंबर पर है, लीगल किस किस पर है, सीआर किस किस पर है, जीके करंट अफेयर्स किस पेपर पर है, और क्वांट्स कहाँ पर दिया गया है। इसको चेक कर लेना कि इसकी नंबरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी सेक्शन में ज्यादा तो नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी सेक्शन में कम तो नहीं है, किसी में बहुत ज्यादा तो नहीं है, कहीं सेक्शन मर्ज तो नहीं है। ये चीज तुम्हें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉसिबिलिटी से ही तुम्हें पेपर आइडेंटिफाई करने को टाइम मिलेगा। कभी भी पेपर को निकाला करो तो पेपर को डायरेक्ट नहीं है कि जो पहला सेक्शन दिया गया है, तुम्हारे में पहला लीगल आया है, किसी में आरसी आया है, तो तुम उसके ऊपर ही टूट पड़ो। पहला काम है 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ उस पेपर को स्कीम करना, ताकि हम ट्रैक को समझ सकें। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ हर साल, अगर आप पहले 5 मिनट को ध्यान नहीं देंगे, तो आपको एल 2023 को याद करना चाहिए। अगर जो बच्चे उस दिन ध्यान नहीं दे पाए, उनको आधे घंटे घंटे बाद बस मालूम चला कि आखिर में पेपर में इशू क्या है, पेपर में ट्रैप कहाँ था, ये गलती हमें नहीं करनी। हमें पहले चेक करना है कि नंबरिंग क्या है, कहीं किसी आरसी में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं दे दिए, लीगल में बहुत ज्यादा तो नहीं दे दिए, किसी में कम तो नहीं दे दिए। क्योंकि देखो उन्होंने नंबरिंग फिक्स नहीं की है। उन्होंने कहा है कि 10% होना चाहिए आरसी, 10% होना चाहिए सीआर, 15 to 20% होना चाहिए लीगल सीआर, मैथ होना चाहिए 10%, है ना। 10% आरसी नहीं, 20% ऑफ द पेपर आरसी आएगा, ऐसा करके बोला उन्होंने। सीआर कह दिया है 20% आना चाहिए, 10% कहा है कि क्वांट्स आएगा, 25 to 30% उन्होंने कहा है लीगल आएगा। तो ये जो 20% है, क्या ये एग्जैक्ट कितने हैं, वो नंबरिंग हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट है हमको क्या देखने का कि जो नंबर ऑफ पैसेज है, नंबर ऑफ पैसेज और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पैसेज कहीं ज्यादा तो नहीं दे दिए गए हैं, क्वेश्चन कहीं कम तो नहीं दे दिए गए, पेपर को रीडिंग बनाने के लिए, पेपर को रीडिंग बनाने के लिए। क्योंकि एक बात तो कॉमन है कि पेपर और पैटर्न कुछ भी बदल दें, पेपर हमेशा रीडिंग ओरिएंटेड हो, पेपर हमेशा पढ़ने की है। तो कहीं एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, तो एक पैसेज में, वन पैसेज में 4 क्वेश्चन तो नहीं दे दिए, कहीं एक पैसेज में 7 क्वेश्चन तो नहीं दे दिए। ये भी चीज हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। यही अनप्रिडिक्टेबल होता है, यही पॉसिबिलिटीज के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे हमें कोई फिक्स नहीं, उन्होंने इतना नहीं कहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स ही होंगे, मैथ में 10 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। बट हमें पता है कि 20% तो पैसे जो होगा वो आरसी कहीं आएगा। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि 5 ही पैसे देंगे, 6 ही पैसे देंगे, 7 ही देंगे, कुछ भी हो सकता है उस दिन। रीडिंग ओरिएंटेड क्या पता, एक पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा देने लगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर पैसे 4 कर दे। तो ये भी आप ध्यान रखना, ताकि उस मुताबिक आप स्ट्रेटेजी बना सको। थर्ड क्या है, थर्ड क्या चीज आ सकती है भाई, थर्ड चीज नंबर ऑफ पैसे देख लिए हम, पहला हम सेकंड पेज देख लिए नंबरिंग क्या दी गई है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न रहा है स्टार्टिंग से ही। करंट अफेयर्स क्या है, करंट अफेयर कहता है भाई जीके भी आएगा करंट से, और स्टैटिक भी हो सकता है, जबकि कुछ सालों से स्टैटिक की ट्रेंड कम है। अगर स्टैटिक दे भी दिए पैसेज में, तो वो करंट से ही रिलेट करेंगे, सब कोई कहता है ऐसा ही, ऐसा ही होना भी चाहिए, कुछ नया टॉपिक नहीं देते। जीके हमें हमेशा ऑप्शनल बनाकर दिया गया है, ऑप्शनल बनाकर दिया गया है कि पैसेज से आप आइडेंटिफाई करें। हो सकता है इस बार जीके आपको सब्जेक्टिव दे दिया जाए, पेपर को थोड़ा टफ करने के लिए एक पैसेज में सब्जेक्टिव डाल दिया। मतलब जीके तो जीके ही रहा, ऑप्शन भी दिया, लेकिन आपको क्या कर दिया, WH वर्ड का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। जो फ्रेम्स तो ऑन इंडिया मॉक में हमने किया, WH वर्ड का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। मतलब कि क्वेश्चन पूछ दे कि इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है वो क्यों चल रहा है, और उस ऑप्शन को तुम निकालो। मतलब आरसी की तरह या उस तरह को जीके जो WH क्वेश्चन के पैटर्न पे फॉर्म हो जाए, जो वन वर्ड नहीं हो, कहने का मतलब है जो वन वर्ड नहीं हो, स्टेटमेंट के बेस्ड पर हो, स्टेटमेंट के बेस्ड पर हो। ये एक पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई जान सकता है। लेकिन जब हम तैयारी कर रहे हैं कभी भी क्लैट के पेपर की या किसी भी कॉम्पिटेटिव की, तो हम हर चीज वर्ड्स की तैयारी कर सकते हैं। एक बार अगर आप नॉन टेक्निकल, अगर आप कैट की बात करें, सीएटी कैट, इस बार भी देखो उस पेपर में कितनी ज्यादा चीजें बहुत अलग तरह से बनाया गया। बहुत सारे लोग का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। तो नॉन टेक्निकल पेपर हमेशा समथिंग इज समथिंग जो आपको एक पॉसिबिलिटीज लेकर चलना चाहिए कि वर्स्ट कंडीशन में हम कैसे फेस करें। यही तैयारी की न्यू है। अगर जो एलिट लास्ट ईयर क्लैरिफाई किए, जो क्वालिफाई किए, दे आर वेरी गुड इन रिगार्डिंग दैट हाउ टू स्कीम पेपर, हाउ टू मेक ए स्ट्रेटेजी दैट इज समथिंग नॉट हैपन गुड। अगर चीजें ठीक चल रही है, ठीक चल रही है, अगर लास्ट की तरह पेपर आ गया ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पेपर लास्ट की तरह नहीं आया तो क्या,
वही तो रैंक देंगे, वही तो देंगे, वही तो जो रियल जो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस लेकर आएंगे, उसी के बारे में ये जो पूरा कंसर्न है। तो करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा, आपको डीप नॉलेज करंट अफेयर्स की होनी चाहिए, डीपली आप पकड़ लगते हैं, और इसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत। और इंटरनेशनल टॉपिक्स को तो बहुत देखना है इस बार, इंटरनेशनल टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्वांट्स में। ठीक, क्वांट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। क्वांट्स में आपको डीआई दे सकते हैं या वन, जैसे टाइम्स स्पीड का दे दिए क्वेश्चन, टाइम नंबर का दे दिए क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, दोनों फ्रेम कर सकते हैं, या डीआई या वन वर्ड। चार टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो हो गया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, फिर तुम्हारा सेकंड हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया। ठीक, इसके अलावा तुम आ जाओ टाइम एंड वर्क चले जाओ, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम चले जाओ। ये पांच टॉपिक तुमको एकदम लगा कर रखना है, एकदम लगा कर रखना है कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांट्स को लेकर। तो क्वांट में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो प्रॉपर डीआई आ जाए, या तो वन वन आ जाए। अगर ये बहुत एक्सट्रीम चले जाए तो भाई ये एरिया में चल जाएंगे, एरिया पेरीमीटर सर्किल दे देंगे। बहुत चले जाए तो भाई आगे प्रोबेबिलिटी में चले जाएंगे, यहीं पर गेम होगा। लेकिन ये पांच को तो कर ही लेना, और अगर वो टाइम है, अगर तुम्हारी मैथ अच्छा है तो ये भी कवर ही कर लेना। क्या छोड़ने का, आपको छोड़ने कुछ नहीं है। अगर रैंक टारगेट कर रहा है, बैंगलोर टारगेट कर, तो कुछ छोड़ने की कोई बात होती ही नहीं। नथिंग शुड बी लेफ्ट अनटर्न, एज सिंपल इज दिस। आगे बात कर रहे हैं आरसी में क्या पॉसिबिलिटीज है। क्लैट ने एक बार पोयम बेस्ड आरसी दे रखा है, पोयम बेस्ड आरसी दे रखा है। पोयम बेस्ड आरसी की जरूर प्रैक्टिस करना, जरूर। अगर ये पेपर को टफ बनाना चाहें, अगर ये डिफिकल्ट टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर को ले जाए, तो पोएम बेस्ड आरसी को देख लेना। एक दो क्वेश्चन को सेट लगा लेना ऑनलाइन, कहीं से भी, यूट्यूब से, कहीं से भी, ताकि तुम्हारे पास इसकी भी कमांड रहे, पोएम बेस्ड आरसी की थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। ये सब लास्ट टाइम की चीजें हैं कि थोड़ा देख लिए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट पोएम बेस्ड आरसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो आरसी में डाल दिए एक पोएम, तो वो भी तुमको सॉल्व करने के तरीके आना चाहिए। पोएम बेस्ड आरसी को सॉल्व करते हैं बाई एलिमिनेशन, भाई एलिमिनेशन। मैं इसके ऊपर क्लास भी लिया हूँ, पोएम बेस्ड आरसी को सॉल्व करने को पेपर दिया है, पास्ट ईयर पेपर में पोएम बेस्ड आरसी आ चुका है, कंसोर्टियम ने दे रखा है, तो इसकी भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए लास्ट के टाइम में। अब मैं बात कर रहा हूँ लीगल को लेकर। तो लीगल को उन्होंने दोनों तरफ से बांट रखा है, एक कोर लॉ बांट रखा है, तो तुमसे बेसिक। दूसरा इन्होंने बात रखा है क्रिटिकल लीगल रीजनिंग, सीएलआर। कोर लॉ में वही हुआ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, फैमिली लॉ। क्रिटिकल लीगल रीजनिंग में उन्होंने बांट रखा है कि भाई कैसे कैसे करंट लॉ के ऊपर दे दिए, विमेन सेंट्रिक लॉ के ऊपर दे दिए, करंट इशू के ऊपर दे दिए, डाइवर्स इंटरनेशनल लॉ के ऊपर टॉपिक दे दिए, जो कि डायरेक्ट आएगा, या फिर डायरेक्ट किसी एक्ट से आएगा, इन्वायरमेंटल एक्ट से दे दिया कोई बात, टीपीए से दे दिया कोई बात, ये डायरेक्ट से आ सकता है। तो यू हैव टू वेरी क्लियर दैट ये सारे पेपर रीडिंग ओरिएंटेड है, ये सारी चीजें रीडिंग ओरिएंटेड है। तो ये मैंने बता दिया कि भाई लीगल में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है। फिर अपन बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, सीआर के ऊपर क्या क्या आ सकता है। सीआर देखो, सीआर हमेशा जो रहेगा वो एडिटोरियल से ही रहेगा। सीआर जो रहेगा वो इन्वायरमेंटल के इशू पे रहेगा, सोसाइटी के इशू पे रहेगा, कोई इलेक्शन कैंपेनिंग के ऊपर हो सकता है पैसे जो तुम्हें बात करें, विमेन के बारे में बात करें, राइट्स के बारे में बात करें, ड्यूटीज के बारे में बात करें। ये सारी चीजें आपको सीआर में देखने को मिलेगी। या कुछ एंसेंट चीजों के ऊपर बात करें जो आज वो चीज नहीं दिख रही है ना, पॉल्यूशन के बारे में बात कर सकता है वो पैसेज, ताकि आपको एक सवाल दे सके। ये दोनों पैटर्न पे आ सकता है, इसको लिए तुमको बहुत ध्यान रखना है। पैराडॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैराडॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल रीजनिंग से सवाल बन सकते हैं इस बार, चांसेस दिख रहे हैं, ताकि वो लोग इस टॉपिक को भी, पैराडॉक्स पैरेलल रीजनिंग भी करके रखना। ये टॉपिक आ गया, आ चुका है, आते रहता है। तो ये हैव वेरी क्लियर है कि वो क्लैट की तैयारी करो या आईलेट की तैयारी कर रहे हो, ये सब टॉपिक ही हैं जो कभी ना कभी घूम के आ जाएगा। ये कोई नया चीज नहीं है। पैरेलल रीजनिंग क्या होती है, पैराडॉक्स का मतलब होता है रिसॉल्विंग। अगर वो सीआर में आया तो उसका मतलब होता है रिजॉल्व करो पैसेज को। अगर वो पैराडॉक्स आरसी में आया तो इसका मतलब है प्लस माइनस दोनों साथ। तो ऐसा बात जो कि सेम स्टेटमेंट में कंट्राडिक्ट भी कर रहा है, उसी बात की तारीफ भी कर रहा है। द पैराडॉक्स इन आरसी देखना गूगल पर, क्या लिखना, पैराडॉक्स इन आरसी और पैराडॉक्स इन सीआर, दोनों के कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बट इसको भी ध्यान रखना कि अगर सीआर में जाए तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। मैंने पांचों सेक्शन को कवर अप कर लिया, मैंने बता दिया क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस तरह से क्वेश्चंस की फॉर्मेशन हो सकती है। अब कुछ बात कर लेते हैं, क्या बात कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हम लास्ट टाइम पर करने को देखते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है। पहला बात यार, ये पूरा एग्जाम एटीट्यूड का है, पूरी एग्जाम एटीट्यूड की है, कि तुम उस दिन पर किस एटीट्यूड के साथ जा रहे हो, किस माइंडसेट के साथ जा रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी बनाकर जा रहे हो। कोई भी तुम स्ट्रैटेजी बनाकर जाना, जरूरी नहीं है कि वही फॉलो। उस डी डे पर तुम्हें क्लियर चाहिए कि पूरा पेपर हमेशा एक बात कॉमन रहेगी, वो है रीडिंग ओरिएंटेड। जो आदमी आरसी प्लस सीआर प्लस लीगल पे अच्छा स्कोर करेगा, सिलेक्शन है उसका। जीके के ऊपर कोई प्रिडिक्शन नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। नहीं आया तो सबका नहीं आया, आया तो सबका आया। एज सिंपल इज दिस। क्वांट्स अच्छा है तो 10/10 स्कोर आना चाहिए, अगर 12 है तो 12/12 स्कोर आना चाहिए, 8 है तो 8/10 स्कोर, 5 है तो 5/5 स्कोर आना चाहिए।
अगर क्वांट्स अच्छा नहीं है तब भी 5 से 6 नंबर तुमको लेकर आना। क्वांट्स इस बार रैंक डिसाइडर है, मैंने पहले भी कह रखा है, तो क्वांट्स के ऊपर ध्यान देना कि रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है क्वांट्स। जीके होता है क्वालिटी डिसाइडिंग फैक्टर। एलआरसी और आरसी सबका अच्छा रहेगा, तो एलआरसी और आरसी में फुल अटेम्प्ट होने चाहिए हमेशा। एलआरसी और आरसी में अटेम्प्ट। सेकंड बात है जो एग्जामिनेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के लिए, कि इस एग्जाम में अटेम्प्ट की बहुत वैल्यू है। अटेम्प्ट, अगर तुम 105 या 110 अटेम्प्ट करके नहीं आओगे, या उससे ज्यादा अटेम्प्ट करके नहीं आओगे, तो कोई मतलब नहीं बनता इस पेपर को देने का। बहुत क्लियर सी बात है, इस पेपर में अटेम्प्ट नहीं रहेगा तो फिर स्कोर ही नहीं आएगा। तुम अपने मॉक के लास्ट 10 मॉक को तुम एनालिसिस करो, लास्ट 10 मॉक उठाओ। स्कोर से मतलब नहीं होना चाहिए, स्कोर कभी भी रियल नहीं होता। रियल एग्जाम में तुम हमेशा +10 +5 भी करके आओगे, उस दिन तुम एक्स्ट्रा ही करके आओगे, कम नहीं करके आता है कोई आदमी। बहुत रेयर है कि कोई आदमी कम कर दिया, जनरली आदमी अच्छा ही करके आता है। लास्ट 10 मॉक में देखो कि तुम्हारा एक्चुअल अटेम्प्ट कितना रहा, एक्चुअल अटेम्प्ट कितना रहा, और तुमने उस एक्चुअल अटेम्प्ट में तुम्हारा स्कोर कितना आया। तुमने कितना स्कोर है, अगर तुमने मान लो अटेम्प्ट रखा अपना 110, स्कोर आया 80, तो 30 का डिफरेंस दिख रहा है, 30 का। तुम्हारा अटेम्प्ट है 105, स्कोर है 60, कितना डिफरेंस दिख रहा है, 45 का। ये जो डिफरेंस है ना, ये उस दिन इससे डिफरेंस को कम करना है, लेस करना है। मैक्सिमम डिफरेंस इतना ही जाएगा, 30 का 30 ही रहेगा। इसको कम करते रहना है, इसको भूलना नहीं है। अगर तुमने लास्ट के 10 मॉक में डिफरेंस 30 देख रखा है कि 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो तुम उस दिन 100 अटेम्प्ट करके नहीं आ सकते हो, 100 अटेम्प्ट करके नहीं आ सकते हो। क्यों? 100 अटेम्प्ट करोगे तो 70 पे स्कोर गिरेगा एज पर योर मॉक एनालिसिस। थोड़ा अच्छा परफॉर्म किए 75, लेकिन 100 में 90 नहीं आएगा दोस्त। 100 में 90 नहीं आएगा। जितना तुम्हारे 100 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तुम 90 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 90 में तुम स्कोर सोचो कि 80 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत बहुत चैलेंजिंग है, बहुत रेयर है ये। 90 में तो स्कोर 50 to 60 गिरेगा हमेशा। 30 इज द मिनिमम बैंडविड्थ। फ्लेम्स के जो स्टूडेंट रहे हैं, उदय बनर्जी जो स्टूडेंट रहे, कल ही उदय बनर्जी का सेशन हुआ, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्चुअल एग्जाम में जब 150 का पेपर था तो 143 अटेम्प्ट करके आए थे, उनका स्कोर 108 बना था। अटेम्प्ट का हमेशा गेम है। और लास्ट ईयर के पीयूष गुप्ता आए हैं, उन्होंने बोला है कि अटेम्प्ट उनका 140 प्लस था। अटेम्प्ट हमेशा मैटर है। अपना माथुर जो फिल्म के 85 रैंक लगा रहा है, उन्होंने भी कहा कि मेरा अटेम्प्ट 130 में थे, तब उनका स्कोर 98 में बना था, 98 में और 85 आया था। तो अटेम्प्ट और एक्चुअल स्कोर में हमेशा डिफरेंस बेटा 30 की दिखेगी, हमेशा। इससे अच्छा हो सकता है तो 25, ज्यादा 40, इसी के बैंडविड्थ में स्कोर गिरता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अटेम्प्ट हाई रखोगे, अगर 110 रखोगे तब ना बेटा 80 पे गिरोगे, तब ना 85 पे गिरोगे। अटेम्प्ट उस दिन कम करके आ जाओगे, बच्चे क्या करेंगे, डिफेंसिव खेलेंगे। क्या खेलेंगे उस दिन? डिफेंसिव खेलेंगे, जानबूझकर स्लो रीडिंग करेंगे। कुछ नहीं होता है यार, स्लो रीडिंग क्यों करना है? जो स्पीड पे अपना रियल गेम खेलना ना, तुमने 50 मॉक दे रखे हैं यार, 50 मॉक में तुम्हारी आरसी 30 मिनट में सॉल्व हो गई है, तो उस दिन 30 मिनट में क्यों नहीं सॉल्व होगी? क्यों? क्या हो जाएगा उस दिन की वो आरसी 30 से 50 में चला जाएगा, बच्चे 50 में सॉल्व करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लो रीड करते हैं कि आप एक्यूरेसी, ये तैयारी नहीं है। फिर अगर आप उस दिन स्लो डिफेंसिव खेलने लगे तो डिफेंसिव एग्जाम नहीं है, इसमें आपको बहुत ही फ्रंट फुट पे खेलना है। जो आपने साल भर मेहनत किया वही प्रोसेस उस दिन काम आएगा, कुछ नया नहीं होने वाला है। नया हो जाती है जब आदमी उस दिन डिफेंसिव खेलता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। दोस्तों यार, घड़ी लेकर जाना प्लीज यार, एनालॉग वॉच तो लेकर जाना। अगर तुमने टाइम पर नहीं ध्यान दिया, पेपर हाथ से निकल जाएगा। फ्लेम्स ऑल इंडिया मॉक में क्या हुआ? फ्लेम्स के ऑल इंडिया ओपन मॉक में क्या हुआ? टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, पेपर अलग पैटर्न में बनाए गए, बच्चे उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी भी एक दो इंस्टीट्यूट के मॉक से हैबिचुअल हो जाते हैं, 50 मॉक दिए, हैबिचुअल हो गए कि मुझे पता चल गया कि भाई इसका पैटर्न क्या है, एक्स कोचिंग का, वाई का क्या है, फ्लेम्स का क्या है, पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न समझ में आने लगा तो मॉक बर्बाद हो गया, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज आप समझ में आ गए। ऑल इंडिया मॉक हुआ फ्लेम्स का, पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आई, अनप्रिडिक्टेबल हो गया पेपर, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, स्कोर डिप हो गया, स्कोर डिप हो गया। क्या सीखने को मिला उस मॉक से? यही सीखने को मिला कि टाइम मैनेजमेंट इज द की। मैंने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना। बाकी सब चीजें तुम्हारे हाथ से चले जाए, टाइम मैनेजमेंट अगर टाइम रहेगा तुम उस गेम में हो। तुम्हारी आरसी अगर 35 मिनट्स में कंप्लीट, 35 में ही उस दिन कंप्लीट होना चाहिए। 35 से 40 नहीं हो सकता है वो, पॉसिबल ही नहीं। 30 हो जाएगा, 33 मिनट भी चलेगा, 40 नहीं चलेगा बेटा, 45 नहीं चलेगा। कैसे तुम 10 मिनट बीट कर रहे हो? 10 मिनट तुम बीट कर दिए अपने आप को तो तुम अपना क्वांट सेक्शन खा गए। कैसे मैनेज करोगे? टाइम 2 घंटे ही अपने पास, 2 घंटे भी नहीं है एक्चुअल में, 1 hour 55 मिनट है, 5 मिनट भी नहीं होता है। बी क्लियर, बी क्लियर की क्या क्या चीज हो सकता है। हो सकता है तुम अपने सीट के आगे बैठ जाओ, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले ले भी लिया गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई फर्क, सेंटर में पहले जाने की बात है, क्योंकि तुम्हें पता है कि उस दिन किसी भी चीजों में वो 2 घंटा, 2 से 4 तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। जब तक वो 4 नहीं बज रहे हैं, वो एमआर तुम्हारे हाथ से नहीं गया, तब तक तुम गेम में, तब तक। उसके पहले की हम बात ही नहीं करें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।
लास्ट है कि भाई हम ऑल इंडिया मॉक डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से, वो फ्लेम्स हुआ या एक्स हुआ या वाई हुआ या जेड, इनके ऑल इंडिया मॉक्स हमने क्या एनालिसिस किया कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 70 to 80 के बैंडविड्थ में है, उससे ज्यादा बच्चे 60 to 70 में है। मतलब भीड़ यहाँ है, रसिंग यहाँ है, मतलब यहाँ पर एक एक स्कोर पे बहुत बच्चे गिरेंगे। 80+ वाले बच्चे रेयर है, ये रैंकर्स बच्चे, इधर भीड़ नहीं। इनका अटेम्प्ट क्या 80+ वालों का अटेम्प्ट 110+ है। तो ध्यान दो कि अगर उस दिन पेपर, तीन तरह का पेपर आ सकता है। एक पेपर आया इजी, दूसरा आया मॉडरेट, तीसरा डिफिकल्ट। इसी को कह दो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, या डिफिकल्ट कह दो। मेरा मानना है कंपटीशन हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट होना चाहिए। अगर पेपर इजी आ गया तो यहाँ पे लक फैक्टर काम कर रहा है। सबके स्कोर अच्छा है। 2019 पेपर इतना इजी आया था कि 170 पे बैंगलोर क्लोज हो रहा है आउट ऑफ 200। ये पेपर नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को इजी पेपर मिले, क्यों? सब अच्छा कर जाएंगे, एवरेज बच्चे भी अच्छा करके आ जाएंगे। फिर क्या होगा कि फिर एक ही स्कोर पे 500-500 बच्चे बैठे रहेंगे, तो किसी को टियर 1 मिल रहा है, किसी को टियर 2, किसी को टियर 3। ये चीज नहीं होनी चाहिए कंपटीशन में। मेरा मानना है कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही आना चाहिए, और यही अच्छी कंपटीशन की निशानी होती है। जो अच्छे बच्चे तैयारी किए उनके सिलेक्शन, जिन्होंने लिटरली एफर्ट्स मारा उनके, लक फैक्टर काम नहीं करनी चाहिए कंपटीशन में। लेकिन कभी कभी हो जाती है, क्या कर सकते हैं, लेकिन पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही आएगा इस बार भी। मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ गया तो हमें समझना है कि भाई मैक्सिमम बच्चों का बैंडविड्थ, अभी तक जितने भी ऑल इंडिया मॉक हुए इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट पब्लिश किया है, उस मॉक उसको तुम एनालिसिस करो कि मैक्सिमम बच्चे कहाँ गिर रहे हैं, तो वो दिखेगा 60 to 80 गिर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। यहाँ पर बहुत गिर रहे हैं, तो हमें 80+ हमें 80+ रखना। पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, बहुत डिफिकल्ट। जनरली क्या होता है, 2 सेक्शन डिफिकल्ट होता है, 3 सेक्शन इजी टू मॉडरेट होता है किसी भी कंपटीशन में जनरली। उस दिन क्या हो सकता है, मान लो टफ की बात करते हैं, वर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, 3 सेक्शन मॉडरेट डिफिकल्ट आ गया, 4 आ गया, क्या होगा, अटेम्प्ट 115 से 105 गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। ये नहीं कि उस दिन पेपर बहुत टफ आ गया तो 80 अटेम्प्ट किया, नहीं कर सकते। बहुत डिफिकल्ट है तो 85 अटेम्प्ट किए, नहीं। हमेशा आरसी, सीआर, लीगल, क्वांट्स, हमेशा इस 4 से क्वेश्चन करना, यहीं पर गेम है। आरसी टफ आ गया, बाई चांस नहीं आना चाहिए, वैसे आ गया, सीआर पे गेम होगा, लीगल पे होगा, क्वांट्स पे होगा, कहीं ना कहीं इजी होगा। तो ट्रेस करना है कि कौन सा इजी सेक्शन, पहले उसी को सॉल्व करना। पूरा एग्जाम में माइंडसेट है कि पहले के 15 मिनट ही गेम होता है। पहले के 15 मिनट, एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया, तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। तो कहने का मतलब है कि इट्स ऑल अबाउट द टेम्परामेंट, इट्स ऑल अबाउट द इट्स ऑल अबाउट द टेम्परामेंट, हाउ यू आर डूइंग समथिंग, नथिंग लेस नथिंग। उस दिन अपने आप को अच्छे से तैयारी करके जाना। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में नहीं सोचना। फ्लैट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होती है कुछ बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। हमारे 70 साल 80 साल की जिंदगी में वो छोटी सी पार्ट है ये। लेकिन इसके बारे में बात हम फ्लैट के बात करेंगे। अभी हमारा काम है कि भाई हमारे तैयारी में 2 दिन 3 दिन जो बचे हुए हैं उसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। बस बी फोकस्ड, अच्छे से रहो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो। लाइफ में फिर नहीं आएगा ये प्रोसेस। तुमने बहुत कुछ सीखा है, पेशेंस सीखा है, डिसीजन मेकिंग पावर सीखा है, ट्रस्ट सीखा है, किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना है, हर दिन एक रूटीन, कंसिस्टेंसी क्या होती है, परसिवरेंस क्या होते हैं, हार्डवर्क, तुमने सब कुछ देखा है। तुमने स्कोर का 50 भी आते हुए देखा है, तुमने अपने आप को 80 आते हुए भी देखा है, तुमने अपने आप को 100 भी आते हुए देखा है, तुमने लाइफ के हर अप्स एंड डाउन को देखा है। तो इसको तुम चेयर अप करो लास्ट के टाइम में। बस यही है कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। मैंने एक स्ट्रेटजी बता के गई है। कोई कंसर्न है तो कमेंट में पूछ लेना, ये वीडियो आज रात तक या कल तक आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अच्छे हों, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय।